नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर। अक्सर हम वॉरेन बफेट या रॉबर्ट कियोसाकी जैसे विदेशी लेखकों की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या उनकी सलाह हमारे भारतीय बैंकिंग, टैक्स और इंश्योरेंस सिस्टम में फिट बैठती है? शायद पूरी तरह नहीं। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब की समरी जिसे भारतीय निवेश की गीता कहा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं मोनिका हलन की प्रसिद्ध किताब लेट्स टॉक मनी के बारे में। दोस्तों, इस किताब की लेखिका मोनिका हलन भारत की सबसे सम्मानित वित्तीय पत्रकारों और विशेषज्ञों में से एक हैं। वे मिंट की कंसल्टिंग एडिटर रही हैं और भारत सरकार की विभिन्न वित्तीय समितियों का हिस्सा भी रही हैं। उन्हें भारतीय मध्यम वर्ग की आर्थिक समस्याओं और यहाँ के जटिल सिस्टम की गहरी समझ है। यह किताब क्यों खास है? मोनिका हलन कहती हैं कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे संभालना एक विज्ञान है। यह किताब आपको अमीर बनने के कोई शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि यह आपको एक ऐसी मनी मशीन बनाने का तरीका सिखाती है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सके। यह किताब शुद्ध रूप से भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर लिखी गई है। चैप्टर 1, अपनी मनी मशीन का ढांचा तैयार करना, बिल्डिंग योर मनी मशीन, विस्तार 1000+ शब्द। मोनिका हलन किताब की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी समस्या से करती हैं। पैसा आता तो है, पर जाता कहाँ है, पता नहीं चलता। वे कहती हैं कि जब तक आपका कैश फ्लो व्यवस्थित नहीं होगा, आप कभी निवेश नहीं कर पाएंगे। 3 बैंक खातों का जादुई सिस्टम, द 3 बैंक अकाउंट सिस्टम। मोनिका सलाह देती हैं कि हर भारतीय को अपने पैसों को मैनेज करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग बैंक खातों की जरूरत है। इनकम अकाउंट आपकी सारी कमाई इसी खाते में आनी चाहिए। इस खाते का काम केवल पैसे को रिसीव करना है। जैसे ही सैलरी आए, आपकी सिप और निवेश की राशि सबसे पहले यहां से कटनी चाहिए। स्पेंड अकाउंट महीने की 1 तारीख को ही अपने घर के खर्चों, किराया, राशन, बिजली, बच्चों की फीस के लिए एक निश्चित रकम इस खाते में ट्रांसफर कर दें। पूरे महीने का खर्च केवल इसी खाते के डेबिट कार्ड से होना चाहिए। जब यह खाली हो जाए तो समझ जाइए आपका बजट खत्म हो गया है। इन्वेस्ट इमरजेंसी अकाउंट, यह वह खाता है जिसे आपको भूल जाना है। इसमें आपका वह पैसा रहेगा जो भविष्य की बड़ी जरूरतों या अचानक आने वाली मुश्किलों के लिए सुरक्षित है। अध्याय 1 का निष्कर्ष। अनुशासन ही अमीरी का पहला कदम है। जब आप अपने खर्चों और निवेश को अलग अलग खातों में बांट देते हैं, तो आप अनजाने में होने वाले फालतू खर्चों से बच जाते हैं और आपकी निवेश की यात्रा बिना रुके चलती रहती है। चैप्टर 2, सुरक्षा कवच, बीमा का सही चुनाव। अध्याय 2 में मोनिका हलन एक ऐसी सच्चाई बताती हैं जो कई लोगों को कड़वी लग सकती है। वे कहती हैं कि भारत में बीमा बेचा जाता है, खरीदा नहीं जाता। यहाँ लोग टैक्स बचाने या किसी रिश्तेदार के कहने पर ऐसी पॉलिसीज ले लेते हैं जिनमें निवेश और बीमा दोनों मिला हुआ होता है। शुद्ध बीमा बनाम मिलावटी निवेश। मोनिका कहती हैं कि LIC की परंपरागत पॉलिसियां एंडोमेंट मनी बैक न तो अच्छा बीमा देती हैं और न ही अच्छा रिटर्न। वे सुझाव देती हैं कि निवेश और बीमा को हमेशा अलग रखें। टर्म इंश्योरेंस यह सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जीवन बीमा है। अगर आपके ऊपर परिवार निर्भर है, तो आपको कम से कम अपनी सालाना आय का 10 से 15 गुना कवर वाला टर्म प्लान लेना चाहिए। इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन यह आपके पीछे आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। हेल्थ इंश्योरेंस, अस्पताल का एक बड़ा बिल आपकी बरसों की बचत को खत्म कर सकता है। मोनिका कहती हैं कि केवल ऑफिस के ग्रुप इंश्योरेंस पर निर्भर न रहें, अपना एक निजी फ्लोटर हेल्थ प्लान, फैमिली फ्लोटर, जरूर रखें। अध्याय 2 का निष्कर्ष। बीमा का काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि जोखिम को कवर करना है। अपनी सुरक्षा को सस्ता और मजबूत रखें टर्म प्लान के साथ, और अपने मुनाफे के लिए म्यूचुअल फंड्स का सहारा लें। चैप्टर 3, इमरजेंसी फंड, आपका शॉक एब्जॉर्बर। तीसरे चैप्टर में मोनिका हलन इमरजेंसी फंड की अहमियत समझाती हैं। वे कहती हैं कि निवेश की इमारत खड़ी करने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या है? यह वह पैसा है जो केवल और केवल तब इस्तेमाल होगा जब आपकी नौकरी चली जाए या कोई बड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। यह फंड कम से कम आपके 6 महीने के खर्च, EMI और इंश्योरेंस प्रीमियम सहित के बराबर होना चाहिए। इसे कहाँ रखें? मोनिका के अनुसार इस पैसे को कभी भी शेयर बाजार या लंबी अवधि के निवेश में न डालें। इसे सेविंग्स अकाउंट, FD या लिक्विड फंड्स में रखें, जहां से आप इसे 24 घंटे के भीतर निकाल सकें। यहां आपका मकसद ब्याज कमाना नहीं, बल्कि तरलता, लिक्विडिटी और सुरक्षा है। अध्याय 3 का निष्कर्ष। एक इमरजेंसी फंड आपको मानसिक शांति देता है। जब आपके पास 6 महीने का बैकअप होता है, तो आप बाजार की मंदी या करियर के उतार चढ़ाव से नहीं डरते।
यह फंड आपको मजबूरी में अपना निवेश घाटे में बेचने से बचाता है। चैप्टर 4 इक्विटी का असली सच, डरना मना है, द इक्विटी स्ट्रैटेजी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने सुरक्षा कवच, बीमा और इमरजेंसी फंड तैयार कर लिया था। अब बारी है असली दौलत बनाने की। मोनिका हलन कहती हैं कि अगर आप महंगाई, इन्फ्लेशन को हराना चाहते हैं तो इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश करना कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। शेयर बाजार से डर क्यों लगता है? मोनिका कहती हैं कि भारतीय निवेशक बाजार की गिरावट से डरते हैं क्योंकि वे इसे जुआ समझते हैं। लेकिन असलियत यह है कि इक्विटी लंबी अवधि में 10 साल से ज्यादा सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला एसेट क्लास है। वे समझाती हैं कि जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके बिजनेस के पार्टनर बनते हैं। म्यूचुअल फंड एक सुरक्षित रास्ता। एक आम निवेशक के लिए जो रोजाना बाजार को ट्रैक नहीं कर सकता, मोनिका म्यूचुअल फंड्स की सलाह देती हैं। वे कहती हैं कि आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में तभी जाना चाहिए जब आपके पास रिसर्च का समय हो, वरना इंडेक्स फंड्स या डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स सबसे बेहतर हैं। अध्याय 4 का निष्कर्ष। इक्विटी में निवेश करने का मतलब यह नहीं कि आप रोज भाव देखें। इसका मतलब है कि आप भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में हिस्सेदार बन रहे हैं। जितना जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग की शक्ति आपके लिए उतना ही बड़ा जादू दिखाएगी। चैप्टर 5 सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें? द म्यूचुअल फंड सिलेक्शन। अब सवाल आता है कि हजारों म्यूचुअल फंड्स में से सही फंड कैसे चुनें? मोनिका हलन इस अध्याय में एक बहुत ही सरल प्रक्रिया बताती हैं। एक, इंडेक्स फंड्स पर जोर। मोनिका एक बहुत बड़ी बात कहती हैं, कई बार सबसे सिंपल फंड ही सबसे अच्छा होता है। निफ्टी 50 फीट या सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स में फीस एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होती है और ये लंबे समय में कई एक्टिव फंड्स से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 2, स्टार रेटिंग्स के चक्कर में न पड़े। हम अक्सर 5 स्टार रेटिंग देखकर फंड चुनते हैं। मोनिका चेतावनी देती हैं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। वे कहती हैं कि फंड मैनेजर की रणनीति और फंड की लागत कॉस्ट देखना ज्यादा जरूरी है। 3, SIP सिप का जादू। मोनिका कहती हैं कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश न करें। SIP के जरिए हर महीने निवेश करें। जब मार्केट गिरता है आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब बढ़ता है तो आपका पोर्टफोलियोस ग्रो करता है। यही अनुशासन आपको अमीर बनाता है। अध्याय 5 का निष्कर्ष। म्यूचुअल फंड चुनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड और एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड आपके पूरे पोर्टफोलियो के लिए काफी है। ज्यादा जटिलता से सिर्फ उलझन बढ़ती है, मुनाफा नहीं। चैप्टर 6 रिटायरमेंट, खुशी से काम छोड़िए। दोस्तों, रिटायरमेंट का मतलब काम बंद करना नहीं बल्कि उस स्तर पर पहुंचना है जहां आप मर्जी से काम करें, मजबूरी में नहीं। मोनिका हलन कहती हैं कि भारतीय निवेशक अक्सर बच्चों की पढ़ाई और शादी पर इतना खर्च कर देते हैं कि अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ नहीं बचता। बच्चों की पढ़ाई बनाम आपका रिटायरमेंट। मोनिका एक कड़वी लेकिन जरूरी बात कहती हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन मिल सकता है लेकिन आपके रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं देगा, इसलिए अपने रिटायरमेंट फंड को सबसे पहले प्राथमिकता दें। NPS और EPF का उपयोग। वे नेशनल पेंशन सिस्टम NPS और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF के महत्व को समझाती हैं। ये टैक्स बचाने के साथ साथ आपको एक अनुशासित रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने में मदद करते हैं। वे कहती हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपका पैसा खत्म नहीं होना चाहिए बल्कि वह इतना होना चाहिए कि आपकी पूरी जिंदगी के खर्च उसके रिटर्न से निकल सकें। अध्याय 6 का निष्कर्ष। रिटायरमेंट की प्लानिंग उसी दिन शुरू होनी चाहिए जिस दिन आपकी पहली सैलरी आती है। वक्त आपका सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप आज थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो आपका बुढ़ापा किसी पर निर्भर नहीं होगा। चैप्टर 7 सोना और जमीन, निवेश या भावना, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। दोस्तों, भारतीय समाज में सोना और जमीन, रियल एस्टेट को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। लेकिन मोनिका हलन इस अध्याय में हमें भावनाओं से हटकर आंकड़ों की नजर से देखना सिखाती हैं। सोना, निवेश का तरीका बदलें। मोनिका कहती हैं कि गहने, ज्वेलरी पहनना अच्छा है लेकिन वह निवेश नहीं है क्योंकि उसमें मेकिंग चार्ज और शुद्धता की समस्या होती है। वे सलाह देती हैं कि अगर आपको निवेश के लिए सोना खरीदना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें आपको सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही सरकार हर साल 2.5% का ब्याज भी देती है। रियल एस्टेट, क्या अपना घर निवेश है? यहाँ मोनिका एक बहुत बड़ी बात कहती हैं, जिस घर में आप रहते हैं वह आपका निवेश नहीं बल्कि आपकी जरूरत है।
वे समझाती हैं कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना तभी फायदेमंद है जब आपके पास बहुत ज्यादा फालतू पैसा हो, क्योंकि इसे बेचना मुश्किल होता है और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स और रखरखाव में चला जाता है। अध्याय 7 का निष्कर्ष। निवेश को भावनाओं से अलग रखें। सोना पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए है। कुल निवेश का 5 से 10% और रियल एस्टेट तभी खरीदे जब आप उसमें रहने वाले हो या आपके पास बहुत बड़ी पूंजी हो। चैप्टर 8 टैक्स और निवेश का संतुलन, द टैक्स नेट। अक्सर भारतीय निवेशक सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गलत जगहों पर निवेश कर देते हैं। मोनिका हलन कहती हैं कि टैक्स बचाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए निवेश करना बेवकूफी है। सही टैक्स प्लानिंग। वे समझाती हैं कि आपको 80C की सीमा को भरने के लिए ऐसी चीजें चुननी चाहिए जो आपके लंबे समय के लक्ष्यों से मेल खाती हों, जैसे ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। इनका लॉक इन पीरियड सबसे कम 3 साल होता है और रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है। PPF और NPS ये रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन हैं। नेट रिटर्न पर ध्यान दें। मोनिका कहती हैं कि हमेशा टैक्स के बाद के मुनाफे, पोस्ट टैक्स रिटर्न को देखें। अगर कोई निवेश 8% ब्याज दे रहा है लेकिन उस पर आपको 30% टैक्स देना है तो आपका असली मुनाफा बहुत कम है। अध्याय 8 का निष्कर्ष। टैक्स बचाना निवेश का हिस्सा होना चाहिए, निवेश का एकमात्र उद्देश्य नहीं। पहले अपना लक्ष्य तय करें, फिर उसे टैक्स बचाने वाले विकल्पों के साथ जोड़ें। चैप्टर 9 वसीयत और उत्तराधिकार, विरासत की सुरक्षा, द विल एंड लेगेसी। किताब के अंतिम अध्याय में मोनिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन नजरअंदाज किए जाने वाले विषय पर बात करती हैं, वसीयत, विल और नॉमिनेशन। नॉमिनी ही मालिक नहीं होता। मोनिका एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करती हैं। वे बताती हैं कि बैंक या म्यूचुअल फंड में नॉमिनी होने का मतलब यह नहीं है कि वह पैसे का असली मालिक है। नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी होता है जिसका काम पैसे को सही उत्तराधिकारियों तक पहुंचाना है। असली मालिकाना हक कानूनन वारिसों का होता है। वसीयत क्यों जरूरी है? मोनिका कहती हैं कि आपके जाने के बाद आपके परिवार में पैसों को लेकर झगड़े न हो, इसके लिए एक साधारण वसीयत बनाना बहुत जरूरी है। इसे वकील की मदद से या सादे कागज पर 2 गवाहों के सामने लिखकर भी बनाया जा सकता है। वे इसे प्यार का आखिरी संदेश कहती हैं जो परिवार को आर्थिक मुश्किलों से बचाता है। अध्याय 9 का निष्कर्ष। पैसा कमाना और बढ़ाना तभी सार्थक है जब आप यह सुनिश्चित करें कि वह आपके बाद आपके अपनों के पास सही तरीके से पहुंचे। नॉमिनेशन अपडेट रखें और एक स्पष्ट वसीयत जरूर बनाएं। दोस्तों, अक्सर हम पैसा कमाने और निवेश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम यह सोचना भूल जाते हैं कि हमारे बाद इस पैसे का क्या होगा। मोनिका कहती हैं कि वसीयत केवल अमीरों के लिए नहीं है। अगर आपके पास एक छोटा घर या कुछ लाख का निवेश भी है तो भी वसीयत जरूरी है। यह आपके परिवार को लंबी कानूनी लड़ाइयों और आपसी मनमुटाव से बचाती है। इसे रजिस्टर करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह सुरक्षा बढ़ा देता है। चैप्टर 10 निवेश का अनुशासन, भय और लालच पर विजय। अध्याय 10 में मोनिका हलन निवेश के मनोविज्ञान की बात करती हैं। वे कहती हैं कि गणित से ज्यादा निवेश आपके दिमाग का खेल है। बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन क्या आप स्थिर रह सकते हैं? बाजार के शोर से बचें। अक्सर न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर मंदी या बुल रन का शोर मचाया जाता है। मोनिका सलाह देती हैं कि एक बार जब आप अपनी मनी मशीन चैप्टर 1 सेट कर लेते हैं तो आपको बार बार पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं है। वे इसे बोरिंग निवेश कहती हैं। जो निवेश जितना बोरिंग होता है वह लंबे समय में उतना ही ज्यादा पैसा बनाता है। पोर्टफोलियो की सफाई, रिव्यू एंड रिबैलेंस। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप निवेश करके उसे कभी न देखें। मोनिका कहती हैं कि साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो की सफाई जरूर करें। अगर आपके शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बॉन्ड्स कम हो गए हैं तो मुनाफा बुक करें और उसे वापस संतुलित करें। यह प्रक्रिया आपको ऊंचे दाम पर बेचने और निचले दाम पर खरीदने के लिए मजबूर करती है। अध्याय 10 का निष्कर्ष। निवेश में एक्शन से ज्यादा धैर्य का महत्व है। अपनी योजना पर टिके रहें, बाजार के शोर को नजरअंदाज करें और साल में एक बार अनुशासन के साथ अपने पोर्टफोलियो का संतुलन, रिबैलेंस बनाएं। चैप्टर 11 अपनी आजादी का उत्सव, लिविंग योर फाइनेंशियल फ्रीडम। किताब के अंतिम अध्याय में मोनिका हलन हमें यह याद दिलाती हैं कि हमने यह सब क्यों शुरू किया था। पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा तो वह साधन है जो आपको समय की आजादी देता है। आर्थिक आजादी का अनुभव। मोनिका कहती हैं कि असली अमीरी तब महसूस होती है जब आप सुबह उठकर यह तय कर सकें कि आज आप अपना समय किसके साथ और कैसे बिताना चाहते हैं।
जब आपकी मनी मशीन आपके जीवन के खर्चों को उठाने लगती है, तो आप उस काम को कर सकते हैं जिसे आप सच में प्यार करते हैं, न कि उस काम को जो आपको मजबूरी में करना पड़ता है। पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता। अक्सर लोग पैसा आने के बाद और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। मोनिका हमें सिखाती हैं कि पैसे के साथ एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। इसका सम्मान करें, इसे बढ़ाएं, लेकिन इसे अपनी खुशियों पर हावी न होने दें। वे कहती हैं कि अगर आपकी वित्तीय योजना आपको शांति की नींद नहीं दे रही, तो वह योजना गलत है। अध्याय 11 का निष्कर्ष। आर्थिक आजादी एक मानसिक अवस्था है। इन 11 अध्यायों ने आपको वह रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर आप न केवल अमीर बन सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और चिंतामुक्त जीवन भी जी सकते हैं। अब समय है अपनी आजादी का जश्न मनाने का। लेट्स टॉक मनी, वित्तीय आजादी का भारतीय रोडमैप। अंतिम निष्कर्ष। चेकलिस्ट। क्या आपकी मनी मशीन तैयार है? दोस्तों, हमने पूरी किताब समझ ली, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे क्रियान्वित एक्सिक्यूट न किया जाए। इन अध्याय में हम मोनिका हलन की उन व्यावहारिक चेकलिस्ट की बात करेंगे जो यह सुनिश्चित करती हैं कि आपकी मनी मशीन बिना किसी रुकावट के चलेगी। एक बैंकिंग चेकलिस्ट। क्या आपके पास वे 3 बैंक खाते हैं जिनकी हमने पहले चर्चा की थी? क्या आपकी सैलरी आने के बाद निवेश की राशि ऑटोमेटिक कट रही है? 2 सुरक्षा चेकलिस्ट। क्या आपके पास आपकी सालाना आय का कम से कम 10 गुना टर्म इंश्योरेंस है? क्या आपके पास 5 लाख से ज्यादा का फैमिली फ्लोटर हेल्थ कवर है? 3 इमरजेंसी चेकलिस्ट। क्या आपके पास 6 महीने का खर्च नकद या लिक्विड फंड में सुरक्षित है? मोनिका कहती हैं कि अगर इनमें से एक भी बॉक्स खाली है, तो आपकी वित्तीय इमारत कमजोर है। निवेश शुरू करने से पहले इन बुनियादों को टिक करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो दोस्तों, मोनिका हलन की लेट्स टॉक मनी की यह समरी आज यहाँ संपन्न होती है। हमने 11 अध्यायों में पैसे के हर पहलू को भारतीय नजरिए से समझा। यह समरी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समरी में से एक है, क्योंकि यह आपकी जड़ों से जुड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन वीडियो को देखने के बाद आप अपने पैसे को एक नए नजरिए से देखेंगे। इस ऑडियो समरी को बार बार देखें, नोट्स बनाएं और सबसे जरूरी बात, इसे लागू करें। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई है, तो इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने करीबियों के साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें। आपकी सफलता की कहानियां ही हमारी असली प्रेरणा हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई किताब, नई ऊर्जा और नए वित्तीय रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अनुशासित रहिए, निडर रहिए और निवेश करते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे दी इन्वेस्टर माइंडसेट। जय हिंद। जय